नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही तूफानी दौर में ले जाते हैं। 1940 से 1945 के बीच एक तरफ दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन यूरोप में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। वहीं उसी ब्रिटेन से भारत में आजादी की मांग अपने चरम पर थी। बिल्कुल। और यही विरोधाभास, मतलब यही कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरे दौर की कहानी है। ब्रिटिश सरकार को युद्ध के लिए भारत का साथ चाहिए था, लेकिन भारतीय नेता अब किसी भी खोखले वादे पर मानने को तैयार नहीं थे। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये जो प्रस्ताव रखे गए ये एक के बाद एक फेल क्यों हुए, और कैसे इनकी नाकामी ने, समझिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जैसे एक बड़े तूफान को जन्म दिया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं 1940 के अगस्त प्रस्ताव से। 1939 में वाइसरॉय लिनलिथगो ने बिना किसी से पूछे भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया था। हाँ, जिसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा तक दे दिया था। माहौल बहुत गर्म था। ऐसे में ये अगस्त प्रस्ताव क्या था? क्या ये वाकई कोई हल था? देखिए, ये हल से ज्यादा एक मजबूरी में उठाया गया कदम था। ब्रिटेन को भारतीय सैनिकों और संसाधनों की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने एक, कह सकते हैं, लॉलीपॉप देने की कोशिश की। अच्छा। प्रस्ताव में 4 मुख्य बातें थीं। एक, गवर्नर जनरल की काउंसिल में और भारतीय होंगे। ठीक है। दूसरा, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। युद्ध के बाद? हाँ, युद्ध के बाद। तीसरा, भारतीय अपना संविधान बना सकेंगे। और चौथा, अल्पसंख्यकों की राय का ध्यान रखा जाएगा। सुनने में तो ये सब ठीक लगता है, खासकर संविधान बनाने का अधिकार। ये तो एक बड़ी बात थी तो सही। फिर भी कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने तो इस पर बात करने से भी मना कर दिया। और नेहरू जी का वो मशहूर कमेंट है, दरवाजे पर जंग लगी कील। ऐसा क्यों? डोमिनियन स्टेटस का वादा तो था इसमें। और यहीं पे हमें ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी भूल दिखती है। वो अभी भी 1920 या 30 वाली राजनीति खेल रहे थे, मतलब डोमिनियन स्टेटस का चारा डालकर। हाँ। लेकिन 1940 तक भारत की राजनीति इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि ये प्रस्ताव आने से पहले ही बेकार हो चुका था। मतलब आप प्रासंगिक हो गया था। बिल्कुल। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय कर चुकी थी। अब डोमिनियन स्टेटस एक पुराना घिसा पिटा वादा लग रहा था। मतलब ये एक ऐसी समस्या का समाधान था जो अब मौजूद ही नहीं थी। लोगों की मांगें बहुत आगे निकल चुकी थी। सही बात है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मुस्लिम लीग ने भी इसे नहीं माना। हाँ, क्योंकि मुस्लिम लीग भी अपनी मांग पर अड़ चुकी थी। एक अलग देश की मांग। जी। और अगस्त प्रस्ताव में कहीं भी इसका जिक्र तक नहीं था। उसमें बस अल्पसंख्यकों के हितों की एक गोलमोल सी बात की गई थी, जो जिन्ना के लिए काफी नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि ये प्रस्ताव न इधर का रहा न उधर का। और इसी नाकामी के बाद एक बहुत ही अनोखा विरोध शुरू हुआ, जिसके बारे में इन दस्तावेजों में काफी दिलचस्प जानकारी है। व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये क्या था? एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया गया? ये गांधी जी की रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो युद्ध के समय एक बड़ा जन आंदोलन छेड़कर ब्रिटेन को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि वो फाशीवादी ताकतों को एक बड़ा खतरा मानते थे। अच्छा। लेकिन वो चुप भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। सांकेतिक विरोध जैसा कुछ? बिल्कुल। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मकसद था एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराना, ये कहना कि हमें बोलने की आजादी है, जिसमें युद्ध के खिलाफ बोलने का अधिकार भी शामिल है। और इन दस्तावेजों में एक बात गौर करने वाली है कि पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। हाँ। जो उस समय इतने बड़े राष्ट्रीय चेहरे नहीं थे। हाँ। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ये चुनाव अपने आप में क्या कहता है? ये चुनाव बहुत सोचा समझा था। विनोबा भावे का चुना जाना इस आंदोलन के नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष को दिखाता है कि ये सिद्धांतों की लड़ाई है। हाँ, सत्ता की लड़ाई नहीं। और नेहरू का चुना जाना इसके राजनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। तो ये एक सीमित लेकिन बहुत असरदार तरीका था दुनिया को ये बताने का कि भारत इस युद्ध में अपनी मर्जी से शामिल नहीं है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह एक तरह का होल्डिंग पैटर्न था। हम विरोध भी कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन भी नहीं छेड़ रहे। सही। लेकिन 1942 आते आते हालात बहुत बदल गए। बहुत ज्यादा। खासकर जब जापान भारत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। अब तो ब्रिटेन पर दबाव बहुत बढ़ गया होगा। जबरदस्त दबाव। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जापान तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था। सिंगापुर, मलाया, बर्मा सब उसके कब्जे में आ रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य की तो चूल्हे हिल गई थीं। इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के शासक चियांग काई शेक हाँ। लगातार ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव बना रहे थे
कि भारत के साथ समझौता करो वरना जापान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। चर्चिल तो भारत की आजादी के कट्टर विरोधी थे, लेकिन अब उन्हें भी झुकना पड़ा। और इसी दबाव में उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। जी, क्रिप्स मिशन। तो क्या क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव से बेहतर थे, या ये भी वही पुरानी शराब नई बोतल में थी? प्रस्ताव थोड़े बेहतर जरूर थे, लेकिन उनमें भी कई पेंच थे। जैसे एक भारतीय संघ बनाने की बात थी, लेकिन देसी रियासतों को ये आज़ादी दे दी गई कि वो चाहे तो शामिल हों या ना हों। अरे, ये तो देश के टुकड़े टुकड़े करने का रास्ता खोलने जैसा था। बिल्कुल। और डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा की बात तो थी, लेकिन सब कुछ युद्ध के बाद होना था। हाँ, तुरंत कुछ भी नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी समस्या थी, युद्ध के बाद का वादा। इसी पर गांधी जी ने वो अपनी ऐतिहासिक टिप्पणी की थी, हाँ, जिसने क्रिप्स मिशन का भविष्य ही तय कर दिया। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। इस टिप्पणी की गहराई को समझना जरूरी है। बात सिर्फ पोस्ट डेटेड यानी भविष्य की तारीख की नहीं थी, बात क्रैशिंग बैंक की थी। अच्छा। मतलब भारतीयों को अब यकीन ही नहीं था कि युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य बचेगा भी या नहीं, और अगर बचेगा तो क्या वो अपना वादा निभाने की हालत में होगा। ये तो सीधा सीधा ब्रिटिश सत्ता पर अविश्वास था, पूरी तरह से। मतलब अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और शायद यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। बिल्कुल। क्रिप्स मिशन की नाकामी आखिरी कील साबित हुई। अब कांग्रेस और गांधी जी को यकीन हो गया कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना पड़ेगा। और फिर वो तारीख आई 8 अगस्त 1942। जी, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। 14 जुलाई को वर्धा में प्रस्ताव पास हुआ और 8 अगस्त को इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये नारा गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से काफी अलग सुनाई देता है। क्या ये उनकी सोच में कोई बदलाव था, या हम इसे गलत समझ रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, करो या मरो का मतलब हिंसा करना नहीं था। ठीक है। इसका मतलब था आजादी हासिल करने की कोशिश में अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। यहाँ तक कि जान भी। हाँ, यहाँ तक कि जान भी। ये अहिंसक प्रतिरोध की पराकाष्ठा थी। उन्होंने असल में लोगों से क्या करने को कहा जो ये इतना शक्तिशाली माना गया? उन्होंने समाज के हर वर्ग को साफ निर्देश दिए। सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें, पर अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दें। अच्छा। सैनिक अपने भाइयों पर गोली ना चलाएं। किसान लगान देना बंद कर दें। छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। ये तो पूरी व्यवस्था को ठप कर देने का आह्वान था। जी हाँ, एक संपूर्ण क्रांति। और इन दस्तावेजों को पढ़कर लगता है कि लोगों ने इसे पूरी तरह अपनाया। खासकर ये जो समानांतर सरकारों का जिक्र है, ये तो कमाल की बात है। हाँ, मतलब कुछ जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश राज को पूरी तरह खत्म कर दिया था। जी हाँ, और ये इस आंदोलन की तीव्रता को दिखाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक सरकार बनी। बंगाल के तमलुक में एक जातीय सरकार बनी जिसने स्कूलों को अनुदान दिया और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी भी बनाई। और महाराष्ट्र के सतारा की सरकार तो सबसे ज्यादा समय तक चली। सही कहा, 1945 तक। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सत्ता पर कब्जे की एक कोशिश थी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो इन दस्तावेजों में साफ नजर आता है। ऐसा नहीं था कि पूरा भारत इस आंदोलन में एक साथ खड़ा था। कुछ बड़े समूह इससे अलग भी रहे। हाँ, और ये जानना भी बहुत जरूरी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया। उसकी वजह क्या थी? वजह अंतर्राष्ट्रीय थी। जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था और रूस अब ब्रिटेन का सहयोगी बन गया था। जी। और मुस्लिम लीग ने भी इसे कांग्रेस का आंदोलन कहकर खुद को अलग कर लिया। हिंदू महासभा और डॉक्टर अंबेडकर भी इसके पक्ष में नहीं थे, है ना? हाँ, तो ये एक विशाल आंदोलन था, लेकिन इसे सबका समर्थन हासिल नहीं था। फिर आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। लाखों लोग जेल में थे। और तभी देश पर एक और कहर टूटा, 1943 का बंगाल का अकाल, जिसमें करीब 30 लाख लोग मारे गए। एक भयानक त्रासदी। युद्ध भी खत्म होने के कगार पर था। ऐसे में एक और कोशिश हुई, वेवेल योजना। हाँ, लॉर्ड वेवेल ने वाइसराय बनकर आए थे। तब तक ये साफ हो चुका था कि भारत को ज्यादा दिन गुलाम नहीं रखा जा सकता। तो 14 जून 1945 को वेवेल ने एक योजना पेश की। और कागज पर तो ये बहुत बड़ा कदम लग रहा था। वाइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये तो बड़ी बात थी। और सबसे अहम बात, इस काउंसिल में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। इस पर बात करने के लिए शिमला में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, सब बड़े नेता वहां मौजूद थे।
लेकिन ये सम्मेलन भी बुरी तरह फेल हो गया। इस बार क्या गलत हुआ? इस बार सारी बात एक ही मुद्दे पर आकर अटक गई। वो क्या था? प्रतिनिधित्व। जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांग थी कि काउंसिल में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उन सभी को मनोनीत करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के पास होना चाहिए। और ये कांग्रेस के लिए मानना नामुमकिन था। बिल्कुल। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? कांग्रेस खुद को पूरे भारत की, हर धर्म के लोगों की पार्टी मानती थी। हाँ। और विडंबना देखिए, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो एक मुस्लिम थे। सही कहा आपने। अगर कांग्रेस जिन्ना की ये शर्त मान लेती तो वो खुद ही ये मान लेती कि वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, जो कि उसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। बिल्कुल। कांग्रेस का कहना था कि उसे किसी भी समुदाय के सदस्य को नामित करने का अधिकार है। और इसी एक मुद्दे पर बात ऐसी अटकी कि पूरा शिमला सम्मेलन ही ढह गया। जी हाँ। तो 1940 से 1945 तक का ये सफर हमने देखा। ये कहानी डोमिनियन स्टेटस के मामूली प्रस्तावों से शुरू हुई और पूर्ण स्वराज के नारे और भारत छोड़ो जैसे विशाल आंदोलन तक पहुंची। हर बार अंग्रेजों का प्रस्ताव भारत की उम्मीदों से 2 कदम पीछे ही रहा। और ये भी साफ हो गया कि अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी। शिमला सम्मेलन की विफलता ने यह दिखा दिया कि भारत के अंदर की राजनीतिक दरारें कितनी गहरी हो चुकी थीं। अब असली सवाल ये नहीं था कि अंग्रेज कब जाएंगे, बल्कि ये था कि उनके जाने के बाद भारत का स्वरूप क्या होगा। बिल्कुल। और यही हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। 1945 के शिमला सम्मेलन की विफलता का कारण मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सवाल था। जी। ये सिर्फ एक राजनीतिक असहमति नहीं थी, बल्कि उन गहरी हो चुकी दरारों का प्रतीक थी, जो ठीक 2 साल बाद देश के बंटवारे की वजह बनी। सोचिए, अगर उस दिन शिमला में कांग्रेस और लीग के बीच प्रतिनिधित्व के उस सवाल पर कोई समझौता हो जाता, तो क्या भारत का भविष्य कुछ और हो सकता था?